क्या स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा वॉल स्ट्रीट के सबसे पावरफुल बैंकर और जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डीमन ने कहा है। उन्होंने एक ऐसी वार्निंग दी है जिससे कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हल्ला मचा हुआ है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो करंट प्राइसेस पर ना ही स्टॉक्स खरीदेंगे, ना ही यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेंगे। उनका कहना है कि आज के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अब आए हैं स्टॉक मार्केट में लास्ट कुछ सालों से, उनके पास जो जियोपॉलिटिकल और फिस्कल रिस्क को पनपने की क्षमता है, वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यानी उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू हुआ था जेमी डीमन का एक विल्फ्रेड फ्रॉस्ट के साथ, और उसके अनुसार उन्होंने कुछ चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में 3 बहुत बड़े बड़े रिस्क आ रहे हैं। अब आप सोचोगे भैया वो कौन से रिस्क आ रहे हैं, सब बताऊंगा आज। अपन पूरा डिकोड करेंगे और फिर मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या व्यू है, कैसे मैं इसको डिकोड कर रहा हूं, जेमी डायमंड जो भी कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो मेक श्योर पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो वो मेन रिस्क क्या है? पहले यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर, दूसरा यूएस और चाइना के बीच में बढ़ती हुई टेंशन, और इन सब के बीच बढ़ता हुआ मिलिट्री स्पेंडिंग, वो भी तब जब गवर्नमेंट डेफिसिट्स यानी कि सरकारी कर्जे तेजी से एस्केलेट हो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मार्केट्स में किसी बड़े स्टॉक मार्केट शॉक की संभावना है, तो उन्होंने पहले कहा प्राइस यानी कहीं ना कहीं डिस्काउंट करके चल रहा होगा, ऐसा सामने वाले इंटरव्यूअर को लगा। तो डीमन भाई साहब ने कहा कि यह पता लगाना काफी मुश्किल है कि कौन से रिस्क एसेट प्राइसेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है और कौन से में नहीं है। उन्होंने कहा यह मुमकिन है कि कुछ चीजें बेक्ड इन हो, लेकिन जो चीज बेक्ड इन नहीं है वो ये है कि असल में आगे क्या होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पिछले दशकों के मुकाबले ग्लोबल इकोनॉमी की एनर्जी डिपेंडेंस कम होने की वजह से थोड़ी रेजिलियंस हमको जरूर देखने को मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अचानक आने वाले किसी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट या सेल ऑफ का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो क्या जेमी डेमन कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम? उनका कहना है कि अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो तो वो उस पर विचार जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रॉडर मार्केट यानी कि पूरे स्टॉक मार्केट को करंट वैल्यूएशंस पे बिल्कुल बाय नहीं करने के फेवर में। उनका मानना है कि ओवरऑल वैल्यूएशन आज भी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के भी करंट प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि वो बाय नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, एआई स्पेंडिंग को लेकर भी उन्होंने एक बड़ी रियलिटी चेक दी है। हाइपर स्केलर्स जो कि एक मैसिव एआई स्पेंडिंग कर रहा है, उस पे बोलते हैं डेमन साहब कि भाई ये बहुत बड़ा खर्च हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे इंटरनेट के जमाने में हुआ था। पे ऑफ शायद इतना ज्यादा टोटल में नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से के टाइम टेबल पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल पे ऑफ एआई की ये वेव नहीं देने वाला। बेसिकली वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एआई का बूम बहुत ज्यादा लोगों ने बखेड़ा बना के रखा हुआ है। साथ ही ईरान और यूएस के बीच में फ्रेजाइल सीज फायर टूटने के बाद ऑयल प्राइसेस भी जंप कर जाते हैं, और येमेन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात अगर कर लें, या फिर सऊदी अरेबिया पे जो ब्लॉकेड लगते रहते हैं, इन सब पे भी उन्होंने खतरा बताया। लेकिन क्या कुछ लोग बोलेंगे अभिषेक भाई सही में इतना डरना है? मेरा व्यू सुन लेते हैं, रुको एक बार। क्या जेमी डिमन का डर सही में एक बहुत बड़े क्रैश की वार्निंग है, या फिर एक कंजर्वेटिव बैंकर की पुरानी आदत है? देखिए, अगर मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जितना मैंने इन लोगों को स्टडी किया है और इस पूरी स्टोरी की गहराई में जाके आपको बताने की कोशिश करूं, तो पहले बात करेंगे हम जेमी डिमन के ट्रैक रिकॉर्ड की। 2022 और 23 में भी यही डीमन साहब ने, जिन्होंने इकोनॉमिक हरिकेन और 7% इंटरेस्ट रेट का डर दिखाया था, कहीं ना कहीं मार्केट को पैनिक मोड में लाने की कोशिश की थी। लेकिन हुआ क्या? इकोनॉमी ने सॉफ्ट लैंडिंग करी, इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया और फेड ने रेट्स कट करना शुरू कर दिया। देखो, बैंक सीईओज को हमेशा कॉशियस रहना ही पड़ता है। रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर्स का प्रेशर होता है, और मजेदार बात यह है कि जिस जेपी मॉर्गन की ये बात हम कर रहे हैं, उसने अभी अभी रिकॉर्ड $21.2 बिलियन का क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि 41% अप है। जो बैंक खुद एआई फ्यूल ट्रेडिंग और डील एक्टिविटी से इतना कमा रहा है, वो किसी एमिनेंट सिस्टमैटिक शॉक के डर में नहीं बैठा रहेगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरा, जियो पॉलिटिक्स और वॉर्स की जो ये बात कर रहे हैं, यूक्रेन हो, मिडल ईस्ट हो, या फिर ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की रिस्क हो, ये रिस्क रियल है। पर मार्केट्स अब इस रेजिलियंस की आदी हो चुकी है कि भाई ये आए दिन चलेगा, ट्रंप ट्वीट करेगा, यूक्रेन में कुछ होगा, ये सारी चीजें। ग्लोबल इकोनॉमी पिछले दशकों के मुकाबले आज के समय पे कहीं ज्यादा
मल्टीपल टाइम्स एनर्जी एफिशिएंट है। मार्केट्स ने इन सारे शॉक्स को बिना किसी मेजर कोलैप्स के एब्जॉर्ब कर लिया अभी तक, आप देख लो। रिस्क लोग जितना सोच रहे हैं उतना बड़ा नहीं है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमेशा आपको सेफ लगती है क्योंकि इसे कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को इनका अंदाजा नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है फिस्कल डेफिसिट्स और यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स। हाँ, गवर्नमेंट डेट और हाई मिलिट्री स्पेंडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जरूर है और इस वजह से लॉन्ग बॉन्ड्स अनअट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्टॉक मार्केट क्रैश ही हो जाएगा। इक्विटीज आपको समझना पड़ेगा तब भी ग्रो कर सकती हैं जब अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग हो, और वही हो रहा है। और बात करें अगर एआई स्पेंडिंग की, तो हाँ, हाइपर स्केलर्स की अगर हम बात करें, मैसिव कैपेक्स कर रहे हैं और पे ऑफ में टाइम लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल 1900s के इंटरनेट बूम जैसा ही है अगर आप आराम से देखने की कोशिश करेंगे। देखो, शुरू में हैवी स्पेंडिंग होती है, फिर अनइवन रिजल्ट आता है और आखिर में एक मैसिव प्रोडक्टिविटी रिवॉल्यूशन हो जाता है, जो कि इस केस में भी होने वाला है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें रिस्क बिल्कुल बहुत ज्यादा है। इसका अपसाइड बैंक्स खुद अपने बैलेंस शीट्स पर देख रहे हैं। अगर हम करंट मिड 2026 के डेटा पर नजर लगाएं तो S&P 500 अपने हाईज के आसपास जरूर है और वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच जरूर हैं, लेकिन अगर आप शिलर कैप देखें वो अराउंड 41 to 42 चल रहा है। लेकिन अर्निंग्स फोरकास्ट इतनी स्ट्रांग है कि जेपी मॉर्गन खुद S&P 500 ईयर एंड टारगेट 7800 सेट करके बैठा हुआ है। Q1 जीडीपी 2.1% पर है, अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% पे है और कोई भी रिसेशन सिग्नल फ्लैश अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। तो मेरा जो मानना है, बॉटम लाइन है, जेमी डीमन का ये कहना कि वो करंट प्राइसेस पे बायर नहीं है, एक मैक्रो वार्निंग कम और एक क्लासिक वैल्यू ओरिएंटेड सिलेक्टिव अप्रोच ज्यादा लग रही है। वो खुद अच्छे स्टॉक्स खरीदने की बात कर रहे हैं, बस ब्रॉड इंडेक्सिंग पर कॉशियस हैं। तो बेसिकली अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो कह रहे हैं कि भैया पूरे इंडेक्स को मत खरीदो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप खरीद सकते हो। आपको समझना पड़ेगा मार्केट अर्निंग रेजिलियंस और ग्रोथ, अर्निंग अगर बढ़ेगी उसको उसके ऊपर ही लॉन्ग टर्म पे चलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही स्ट्रैटेजी कैश में अभी छुपना नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, सिलेक्टिव हो, हाई क्वालिटी बिजनेस पे फोकस करो और छोटे मोटे पुल बैक्स पे आप एक्यूमुलेट करो। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट आई वांट टू से। आए दिन बड़े बड़े बैंकर्स आएंगे, आए दिन बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स आएंगे, लेकिन वो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आते हैं जब भी कहते हैं मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। सिलेक्टिव हाई क्वालिटी स्टॉक्स आप लेते रहिए। एंड टाइमली अपडेट के लिए अभिषेक भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।